साथियों, किसी भी निर्वाचन में, चाहे विधानसभा निर्वाचन हो, लोकसभा निर्वाचन हो, पंचायत निर्वाचन हो या किसी भी प्रकार का निर्वाचन हो, उसमें कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं। जैसे अभी हमने पूर्व के वीडियो में देखा, अभिलिखित मतों का लेखा या मतपत्र लेखा। यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसे सावधानीपूर्वक भरा जाता है। उसी प्रकार से पीठासीन अधिकारी की डायरी, यह भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें आपका पूरा मतदान झलकता है और पूरे मतदान की जानकारी इसमें दी जाती है। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी को आप बहुत ही सावधानीपूर्वक देखें और पीठासीन के अधिकारी की डायरी किस प्रकार से भरें, यह बहुत ही अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि अधिकतर पीठासीन अधिकारी अपनी डायरी भरने में भूल कर देते हैं और सामग्री जमा करते समय उन्हें परेशान होना पड़ता है। तो पीठासीन अधिकारी की डायरी, जो कि एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसे बहुत ही अच्छी तरह से समझकर आप एक एक बिंदु को ध्यान से देखकर इसमें जानकारी भरें। हम यहाँ उदाहरण के रूप में पीठासीन अधिकारी की डायरी समझते हैं। इसमें जो भी जानकारियाँ दी गई हैं वह उदाहरण स्वरूप दी गई हैं। आप इसमें जो जानकारी भरें वह अपने मतदान केंद्र पर अपनी जानकारियों को यहाँ पर भरें। यहाँ हम देख लेते हैं पहला बिंदु, निर्वाचन क्षेत्र का नाम स्पष्ट अक्षरों में। जिस निर्वाचन क्षेत्र में आपकी ड्यूटी लगाई जाती है उस निर्वाचन क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र का नाम और क्रमांक यहाँ पर लिखना है। मतदान की तारीख, जिस दिनांक में आप मतदान करवा रहे हैं वह तारीख यहाँ पर लिखी जाएगी। मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम, जिस मतदान केंद्र पर आपकी ड्यूटी निर्वाचन की लगाई गई है उसका क्रमांक और नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। मतदान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अगला बिंदु होता है शासकीय या अर्ध शासकीय भवन में। तो यहाँ पर शासकीय या अर्ध शासकीय भवन है तो यहाँ स्पष्ट लिखें शासकीय भवन। अधिकतर मतदान केंद्र शासकीय भवन में होते हैं, कुछ अर्ध शासकीय भवन में भी होते हैं, तो यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से लिखना होता है। निजी भवन में है या अस्थायी संरचना में है, तो जहाँ पर भी आपका मतदान केंद्र है उसे सावधानीपूर्वक यहाँ लिखें। चौथा बिंदु है स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या यदि कोई हो। यह स्थिति अधिकतर निर्मित नहीं होती है, लेकिन अचानक से आपके किसी मतदान अधिकारी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण या अन्य कोई कारण होने के कारण उसके स्थान पर किसी स्थानीय व्यक्ति को मतदान अधिकारी के रूप में आप नियुक्त करते हैं तो उनकी संख्या यहाँ पर लिखी जाती है, अन्यथा निल लिख दिया जाता है। सम्यक रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो और ऐसी नियुक्ति के कारण यदि कोई है तो उनकी संख्या लिखें और उसका कारण लिखें, अन्यथा निल लिखें। अब मतदान मशीन से संबंधित जानकारी हमें यहाँ पर लिखना है, जैसे उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की संख्या। कंट्रोल यूनिट, अधिकतर हम एक ही कंट्रोल यूनिट उपयोग में लाते हैं। यदि मतदान के दौरान किसी प्रकार का एरर के कारण आपने मतदान मशीन बदली है, 2 मतदान मशीन उपयोग में लाए हैं, तो यहाँ पर संख्या 2 लिखें, अन्यथा 1 ही लिखें। उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या, यदि आपने एक ही कंट्रोल यूनिट उपयोग में लाई है तो उसकी संख्या लिखें, और यदि आपने 2 कंट्रोल यूनिट उपयोग में लाई है तो दोनों कंट्रोल यूनिट की संख्या या संख्यांक क्रम संख्या यहाँ पर लिखें। तो यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात है, कंट्रोल यूनिट की संख्या यहाँ पर लिखा जाना है। एक ही कंट्रोल यूनिट से आपने मतदान संपन्न करा दिया है तो संख्या 1 और एक ही संख्यांक लिखा जाएगा, और यदि एरर्स के कारण या मशीन खराब होने के कारण आपने बदल दी है तो यहाँ संख्या 2 लिखी जाएगी और दोनों मशीनों या कंट्रोल यूनिट का क्रम संख्या यहाँ पर लिखा जाएगा। उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की संख्या यहाँ पर 01 होगी। उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की क्रम संख्या यहाँ पर 1 ही लिखी जाएगी। जिस प्रकार से क्रम संख्या यहाँ पर लिखी गई है उसी प्रकार से आपको जो मशीन प्राप्त होती है उसकी क्रम संख्या यहाँ लिखी जाएगी। और यदि मतदान मशीन को आपने बदला है, दूसरी मशीन आप यूज में लाए हैं, तो यहाँ पर संख्या 2 हो जाएगी और दोनों बैलेट यूनिट के क्रम संख्यांक यहाँ पर लिखे जाएंगे। पीठासीन अधिकारी की डायरी की हम आगे की जानकारी देखते हैं। इसमें बिंदु क्रमांक 7 का पहला बिंदु दिया गया है, उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की संख्या। कंट्रोल यूनिट को सील बंद करने के लिए जो सील हमें मिलती है वह पेपर सील कहलाती है, जिसे ग्रीन पेपर सील भी कहा जाता है। तो कितनी पेपर सील आप उपयोग में लाए हैं उनकी संख्या यहाँ लिखी जाती है, तो यह अधिकतर 1 ही होती है। उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की क्रम संख्या, जो पेपर सील आप उपयोग में लाए हैं उसकी क्रम संख्या यहाँ पर लिख दें।
बिंदु क्रमांक 7 के दूसरे बिंदु में। अब बिंदु क्रमांक 7 का ए में पहला बिंदु है प्रदाय किए गए विशेष टैग की संख्या। विशेष टैग या जिसे हम स्पेशल टैग बोलते हैं, उनकी संख्या हमें 3 प्राप्त होती है। और प्रदाय लाए गए विशेष टैग की क्रम संख्या, जो भी आपको विशेष टैग या स्पेशल टैग प्राप्त हुए हैं, इसका उपयोग जब हम कंट्रोल यूनिट को सील करते हैं तो इसे क्लोज बटन के ऊपर रखा जाता है। स्पेशल टैग वह कहलाता है जो क्लोज बटन के ऊपर और मशीन में अंदर होता है। जब हम ग्रीन पेपर सील से सील करते हैं तो मशीन में उसके बगल में हमें इसे लगाना होता है। इसे लंबा धागा डालकर लगाया जाए और इसकी नोट पर चपरा से सील करना होता है। अगला बिंदु देखते हैं, प्रदाय लाए गए विशेष टैग की क्रम संख्या यहाँ पर लिखे। जो आपको स्पेशल टैग प्राप्त हुए हैं 3 की संख्या में कहाँ से कहाँ तक के स्पेशल टैग आपको प्राप्त हुए उनके क्रम संख्या यहाँ पर लिखें। अब उपयोग में लाए गए स्पेशल टैग की संख्या, जितने भी स्पेशल टैग आप उपयोग में लाए हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिख दें और उपयोग में लाए गए विशेष टैग की क्रम संख्यांक यहाँ पर लिख दें। क्योंकि एक ही स्पेशल टैग हम उपयोग में लाए हैं तो एक स्पेशल टैग का क्रम संख्यांक यहाँ पर लिखा जाएगा। यह जानकारी यहाँ उदाहरण के रूप में दी गई है, आप अपनी जानकारी के अनुसार यहाँ पर जानकारियों की पूर्ति करें। अगला बिंदु, उपयोग में ना लाए गए वापस किए गए विशेष टैग की क्रम संख्यांक यहाँ पर लिखी जाएगी। 7वें बिंदु का बी, जिन मतदान केंद्रों में वीवीपीएटी का उपयोग हुआ है उन पर लागू सिस्टम उपयोग किए गए प्रिंटर की संख्या। यहाँ पर प्रिंटर से मतलब होता है वीवीपीएटी। वीवीपीएटी और प्रिंटर एक ही बात होती है। तो जहाँ पर वीवीपीएटी यह अधिकतर सभी मतदान केंद्रों पर उपयोग की जाती है, तो यहाँ पर प्रिंटर की संख्या 1 और प्रिंटर का सरल क्रमांक मतलब वीवीपीएटी का जो भी सरल क्रमांक है उसे हम बिंदु 7B के दूसरे बिंदु में लिख देंगे। अब 8वां बिंदु देखते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए हैं। कुछ अभ्यर्थी अपने मतदान अभिकर्ता नियुक्त करते हैं, कुछ ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो मतदान अभिकर्ता नियुक्त नहीं करते। तो हमें ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पर लिखना है जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए हैं। 9वें बिंदु का पहला, मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या। मतदान प्रारंभ के समय में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या यहाँ पर लिखना है। जब हमने मतदान प्रारंभ किया है उस समय कितने अभिकर्ता हमारे मतदान केंद्र पर उपस्थित थे उनकी संख्या यहाँ पर लिख दें। अभिकर्ताओं की संख्या जो विलंब से आए हों, ऐसे अभिकर्ताओं की संख्या यहाँ लिखना है जो मतदान प्रारंभ होने के कुछ देर बाद आपके मतदान केंद्र पर उपस्थित हुए हैं। 9वें का तीसरा, मतदान के समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या यहाँ पर लिखना है। जब हमने मतदान समाप्त किया उस समय आपके मतदान केंद्र पर कितने अभिकर्ता उपस्थित थे उनकी संख्या यहाँ पर लिख दी जाएगी। आगे 10वां बिंदु देखते हैं। 10वें का पहला, मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या। अब यह संख्या आप कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो जो आपको चिन्हित प्रति प्राप्त होती है या मतदाता सूची प्राप्त होती है उसमें कुल मतदाता संख्या दी जाती है, वह हम यहाँ पर लिखेंगे। तो आपको जो चिन्हित प्रति प्राप्त होगी उसमें कुल मतदाता होंगे 912 और कुछ मतदाता होंगे ईडीसी या इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट, जिनकी एंट्री हमें चिन्हित प्रति में अंतिम सरल क्रमांक के बाद करनी होती है। उनको मिलाकर यहाँ पर कुल नियत मतदाता हो जाते हैं 918। तो ध्यान रखें, यहाँ पर मतदान केंद्र पर नियत मतदाता की कुल संख्या 918 होगी ईडीसी मतदाताओं को मिलाकर, और जो चिन्हित प्रति में आपको संख्या प्राप्त होगी वह 912 होगी। यह उदाहरण के लिए संख्या दी गई है। तो चिन्हित प्रति में जो संख्या आपको प्राप्त होती है उसमें प्लस ईडीसी अलग से लिखकर और दोनों का योग करके कुल संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति जिसमें आपने मतदाताओं को चिन्हित किया है कि कितने मतदाताओं ने आपके मतदान केंद्र पर मत दिया है, उनकी संख्या यहाँ पर लिखी जाती है। यहाँ संख्या उदाहरण के रूप में दी गई है। आप अपनी चिन्हित प्रति में यह संख्या गिनकर पता कर सकते हैं कि कितने मतदाताओं को आपने चिन्हित किया है। तीसरा बिंदु, ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने वास्तव में मतदाताओं के रजिस्टर प्रारूप 17A के अनुसार मत दिया है। तो आपके मतदाता रजिस्टर में जितने मतदाताओं की एंट्री होगी उनमें से उन मतदाताओं को छोड़कर जिन्होंने वास्तव में मतदान किया है, ऐसे मतदाता जैसे जिन्होंने मत न देने का विनिश्चय कर लिया हो या मत पीठासीन अधिकारी द्वारा
उन्हें मत ना देने के लिए अनुज्ञात किया हो, उनकी संख्या यहाँ पर नहीं लिखी जाएगी। तो तीसरे कॉलम में या तीसरे बिंदु में ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने वास्तव में मतदाताओं की रजिस्टर प्रारूप 17A के अनुसार मत दिया है, उनकी संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या। मतदान मशीन का टोटल बटन दबाने पर मतदान के अंत में आपको जो संख्या प्रदर्शित होती है वह संख्या यहाँ पर लिखी जाती है। तो मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या यहाँ पर लिखेंगे। मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत न देने का विनिश्चय किया हो, यदि हो तो, यदि यहाँ पर ऐसे मतदाता हों जिन्होंने मत न देने का विनिश्चय किया है जबकि मतदाता रजिस्टर में उनकी एंट्री हो चुकी थी, तो वह संख्या यहाँ पर लिखें, अन्यथा नील लिख देवें। यहाँ इतनी जानकारी भरकर प्रथम मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे और मतदाताओं के रजिस्टर के भार साधक या प्रभारी मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर यहाँ पर हो जाएंगे, क्योंकि यह जानकारी प्रथम मतदान अधिकारी से संबंधित है और मतदाताओं के रजिस्टर का भार साधक जो मतदान अधिकारी 2 है उससे संबंधित जानकारी होती है, तो यहाँ पर दोनों अधिकारियों को हस्ताक्षर करने होते हैं। अब बिंदु 11 में निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए, पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर, यहाँ पर अलग अलग संख्या लिखनी होती है जो मतदान अधिकारी क्रमांक 1 द्वारा ज्ञात की जाती है। वह यह संख्या बीच बीच में या प्रत्येक मतदाता के आने पर एक अपने पास प्रारूप रखता है जिसमें पुरुष मतदाता और महिला मतदाता और ट्रांसजेंडर को काट कर या चिन्हित करके अलग अलग संख्या ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार से पुरुष मतदाता कितने जिन्होंने मत दिए, महिला मतदाता कितने हैं जिन्होंने मत दिए और थर्ड जेंडर कितने हैं जिन्होंने मत दिए, और नीचे टोटल कर दिया जाता है। यह संख्या हम इस प्रकार से लिख देते हैं। आगे जानकारी देखते हैं। बिंदु क्रमांक 12 में चुनौती युक्त या चैलेंज मत। चैलेंज मत कौन से होते हैं? जैसे कोई मतदाता आता है और कोई अभिकर्ता उसको चैलेंज करता है कि यह वह मतदाता नहीं है जिसके लिए यह मत देने आया है, तो ऐसे में चैलेंज मत की स्थिति बनती है और मतदान अभिकर्ता से 2 रुपये की रसीद यहाँ पर ली जाती है, और यदि जो मतदाता है वह सही पाया जाता है तो उसे मत देने दिया जाता है, और यदि वह मतदाता गलत होता है तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। और मतदाता सही होने पर मतदान अभिकर्ता द्वारा जो 2 रुपये जमा किए गए हैं उस राशि को जब्त कर लिया जाता है। तो चुनौती युक्त या चैलेंज मत यहाँ पर लिखना होता है। कितने मतों को हमने स्वीकृत किया है और मत करवाया है उनकी संख्या यहाँ लिखी जाएगी, और नीचे अस्वीकृत संख्या, जिन मतदाताओं को हमने अस्वीकृत कर दिया है उनकी संख्या नीचे लिखी जाती है। और जब्त की गई राशि, जो भी मतदान अभिकर्ताओं द्वारा 2 रुपये की राशि हमने जमा करवाई थी, कितनी राशि जब्त की गई है उस राशि को यहाँ पर लिखा जाता है। बिंदु क्रमांक 13, उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र या ईडीसी प्रस्तुत करने पर मत दिए हैं। ईडीसी हम पूर्व में समझ चुके हैं, इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट। कुछ कर्मचारियों को जिनकी ड्यूटी मतदान कार्य में लगाई जाती है उनको इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट प्रदान किए जाते हैं। इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट द्वारा मतदाता किसी भी मतदान केंद्र पर अपना मत दे सकता है। तो ऐसे ईडीसी मतदाता यदि हमारे पास आए हैं तो उनकी संख्या यहाँ पर लिखी जाती है। 13A, विदेशी मतदाता जिन्होंने वोट दिए हैं या जिन्हें हम कहते हैं प्रॉक्सी वोटर, यदि उन्होंने ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने वोट दिए हैं तो उनकी संख्या यहाँ लिखी जाएगी। यह स्थिति लगभग नील होती है। बिंदु क्रमांक 14 देखते हैं। उन निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिया। अंधे, विकलांग या दृष्टिहीन मतदाता यदि आते हैं तो वो अपने साथी को साथ में लाते हैं, तो साथियों की सहायता से जिन्होंने मत दिया है उनकी संख्या यहाँ पर लिखी जाती है। प्रॉक्सी द्वारा दिए गए मतों की संख्या यहाँ पर हमें लिखना है। निविदत मतों की संख्या लिखना है। निविदत मत हम पूर्व में समझ चुके हैं। निर्वाचकों की संख्या, अगला कॉलम 17 है। किस प्रकार के निर्वाचकों की संख्या यहाँ पर देना है? ये है जिनमें उनकी उम्र के बारे में घोषणाएं प्राप्त की हैं, उनकी संख्या लिखी जाएगी। जिन्होंने ऐसी घोषणाएं करने से इनकार किया है उनकी संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। यहाँ हम एक संशोधन करना चाहते हैं। 13A, विदेशी मतदाता जिन्होंने वोट दिए हों। यहाँ प्रॉक्सी वोटर कहा गया है, उन्हें प्रॉक्सी नहीं कहा। यहाँ पर प्रॉक्सी की संख्या नहीं दी जाएगी। प्रॉक्सी की संख्या नीचे कॉलम 15 में दी जाएगी। विदेशी मतदाता जो आते हैं उनकी पहचान पासपोर्ट के द्वारा की जाती है, तो यहाँ प्रॉक्सी
मतदाताओं की संख्या हम कॉलम 15 में लिखेंगे और कॉलम 13A में विदेशी मतदाताओं की संख्या लिखी जाएगी। अब यहाँ देखते हैं बिंदु क्रमांक 18, क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था? यदि ऐसा था तो ऐसे स्थगन के कारण, यदि बीच में किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना या बूथ कैप्चरिंग की स्थिति बनती है और यहाँ पर हमने मतदान स्थगित किया है, तो क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था? और यदि ऐसा था तो ऐसे स्थगन के कारण यहाँ पर लिखने होते हैं। अब बिंदु क्रमांक 19 में प्रत्येक 2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या लिखनी होती है। जैसे 7 बजे पूर्वाह्न से 9 बजे तक, 7 बजे से 9 बजे तक जितने मतदाताओं ने मत दिया है उनकी संख्या यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर। तो यहाँ हम अपनी सहूलियत के लिए पुरुष संख्या अलग लिखें, महिलाओं की संख्या अलग लिखें और थर्ड जेंडर हैं तो थर्ड जेंडर की अलग लिखें और तीनों को प्लस करके कुल संख्या यहाँ पर 2 घंटे की लिख दी जाती है। अब 9 बजे पूर्वाह्न से 11 बजे पूर्वाह्न तक हमें यहाँ प्रत्येक 2 घंटे की संख्या देना है, ना कि टोटल संख्या कि 7 बजे से 11 बजे तक कितना मतदान हुआ है। यहाँ हमें सिर्फ 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे की संख्या यहाँ पर देना है। महिला पुरुष अलग अलग लिख कर इनका टोटल कर दें। अब 11 बजे पूर्वाह्न से 1 बजे अपराह्न तक, 11 बजे से 1 बजे के बीच के 2 घंटों की संख्या यहाँ पर लिखनी होगी। जैसे यहाँ पर 100 पुरुष हैं और 50 महिला बराबर 150। 1 बजे से 3 बजे तक के बीच में जो भी मतदाता अपना मत देते हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिखी जाती है। 3 बजे अपराह्न से 5 बजे तक जो संख्या मतदाताओं की है या कितने मत डाले गए हैं उनकी संख्या यहाँ पर दी जाएगी। तो हमारा 7 बजे से और मतदान के अंत तक जितनी भी मतदाताओं ने मत दिया है या जितना भी मतदान हुआ है यह टोटल संख्या नीचे आ जाती है। तो यहाँ पर हमें प्रत्येक 2 घंटे की संख्या लिखते हुए नीचे टोटल भी कर सकते हैं और यह टोटल कुल मतदान जितना मतदान हमारे मतदान केंद्र पर हुआ है वह आना चाहिए। तो यहाँ पर कभी कभी हमारे द्वारा भूल हो जाती है कि हम संख्या लिखते हैं तो 7 बजे से 9 बजे तक पहले लिख देते हैं 2 घंटे की, उसके बाद जो 9 बजे से 11 बजे तक की संख्या मांगी गई है यहाँ पर 7 बजे से 11 बजे तक की पूरी संख्या लिख देते हैं और 11 बजे पूर्वाह्न से 1 बजे अपराह्न तक की जो संख्या चाही गई है वहाँ 7 बजे से 1 बजे तक की संख्या लिख देते हैं। तो यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है कि हमें प्रत्येक 2 घंटे की संख्या ही यहाँ पर देना है। मतदान के प्रारंभ और समापन के समय के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं। यहाँ पर जो समय दिया गया है इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है निर्वाचन आयोग द्वारा, ना कि हमारे द्वारा कि हम परिवर्तन कर लें। निर्वाचन आयोग द्वारा यहाँ पर इस समय में परिवर्तन किया जा सकता है। यह ऑथेंटिक समय अभी नहीं माना जा सकता। जो समय हमें उस समय जो भी आदेश निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार हम यहाँ पर मतदाताओं की संख्या लिखेंगे। पीठासीन अधिकारी की डायरी में बिंदु 19 भी नया जोड़ा गया है। यहाँ पर डिटेल्स ऑफ विजिटर्स एट पोलिंग स्टेशन एज पर विजिट सीट यहाँ पर नया बिंदु जोड़ा गया है। तो यहाँ जो भी अधिकारी हमारे मतदान केंद्र पर विजिट के लिए आते हैं उनके उपयोग के लिए यह बिंदु जोड़ा गया है। आगे हम देखते हैं बिंदु क्रमांक 20, मतदान समाप्त होने के समय पंक्तिबद्ध मतदाताओं को समय पर दी गई पर्चियों की संख्या। मतदान समाप्त हो रहा है हमारा और मतदान केंद्र के बाहर मतदाताओं की लाइन लगी हुई है, तो उस समय हमें उन्हें पर्चियाँ प्रदान करनी होती है। कितनी पर्चियाँ आपने उन्हें प्रदान की हैं? क्रमांक 1 पीछे से शुरू होता है, जो अंतिम मतदाता होता है उसे क्रमांक 1 की पर्ची दी जाती है। इसी क्रम में आगे तक पर्चियाँ वितरित कर दी जाती हैं। बी बिंदु है अंतिम मतदाता के मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति का समय। जब हम मतदान समाप्त करते हैं तो अंतिम मतदाता ने कितने समय पर मत दिया है वह समय यहाँ सावधानीपूर्वक नोट करना होता है। निर्वाचन अपराधों का विस्तृत विवरण या मामलों की संख्या यदि कोई है तो यहाँ लिखना होता है। निर्वाचन के समय आपराधिक मामले कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे ए, मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के अंदर मत प्रचार करना यह एक अपराध है। यदि इस प्रकार का अपराध हुआ है तो संख्या लिखी जाएगी। बी है मतदाताओं द्वारा प्रतिरूपण करना, यदि कोई संख्या है तो लिखी जाएगी, नहीं तो निल लिखा जाएगा। सी, मतदाता केंद्र पर किसी सूचना की सूची को या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक बिगाड़ना, नष्ट करना या हटाना। डी, मतदाताओं को रिश्वत देना। ई, मतदाताओं और अन्य व्यक्तियों को भयभीत करना, मतदान केंद्र पर कब्जा करना।
इस प्रकार के कोई अपराध यदि आपके मतदान केंद्र पर होते हैं तो उनकी संख्या यहाँ पर लिखनी होती है। 22वां बिंदु है, क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या बाधा उपस्थित हुई? यदि हुई है तो यहाँ संख्या लिखें। बलवा, खुली हिंसा, प्राकृतिक विपत्ति, बूथ पर कब्जा, मतदान मशीन का विफल होना या अन्य कोई कारण। यदि है तो हाँ लिखें, नहीं है तो नहीं लिखें। कृपया उपरोक्त के बारे में ब्यौरा दें। इस प्रकार की कोई घटना हुई है तो यहाँ पर हमें ब्यौरा देना होता है। ब्यौरा आवश्यक रूप से देना चाहिए, क्योंकि यदि आपके मतदान केंद्र पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था होती है तो यहाँ पीठासीन अधिकारी की डायरी में यदि आप उसे उल्लेखित कर देते हैं तो आप सुरक्षित रहते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की घटना यदि आपके मतदान केंद्र पर हुई है तो उसका उल्लेख पीठासीन की डायरी में अवश्य करें। बिंदु क्रमांक 23, क्या मतदान केंद्र पर उपयोग में लाई गई किसी भी मतदान मशीन को पीठासीन की अभिरक्षा में से अवैधानिक रूप से छीनकर कोई अपराध किया गया है, आकस्मिक या जानबूझकर गुम या नष्ट किया गया है, नुकसान पहुंचाकर या छेड़छाड़ करके मतदान को दूषित किया गया? कृपया ब्यौरा दें। अभ्यर्थियों या अभिकर्ताओं द्वारा की गई गंभीर शिकायतें यदि कोई हों तो उन्हें भी यहाँ पर लिखें। 25वां बिंदु है, विधि तथा व्यवस्था को भंग करने संबंधी मामलों की संख्या यहाँ पर दें। 26 बिंदु, मतदान केंद्र पर की गई त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट यदि कोई हो तो यहाँ पर देना है, अन्यथा नहीं लिख देना है। 27वां बिंदु है, क्या आपने मतदान के प्रारंभ के पूर्व और यदि आवश्यक हो मतदान के बीच जब किसी नई मतदान मशीन का उपयोग में लाने के पूर्व मॉक पोल करना आवश्यक तथा मतदान की समाप्ति पर जो आवश्यक हो घोषणाएं की हैं? इनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। मतदान के बीच में यदि नई मतदान मशीन उपयोग में लाए हैं तो प्रत्येक अभ्यर्थी को एक एक वोट देकर मॉक पोल करना आवश्यक है और मतदान की समाप्ति और प्रारंभ में जो भी घोषणाएं की जानी थी उन घोषणाओं को भी आवश्यक रूप से करें। तो यहाँ पर एस लिखें। स्थान, जो मतदान केंद्र आपका है मतदान केंद्र का स्थान लिखें और जिस दिनांक में आपके यहाँ मतदान है, आपकी ड्यूटी जिस दिनांक में लगाई जाती है उस दिनांक को यहाँ पर लिखें। नीचे सुवर्ण सील लगा दें और पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करें और नाम लिखें। इस प्रकार से हमारी पीठासीन अधिकारी की डायरी कंप्लीट होती है। हमने अच्छी तरह से सारी जानकारियों को समझ लिया है। मुझे विश्वास है कि यह जानकारी आपके बहुत ही काम आने वाली है। इस जानकारी से आप पीठासीन अधिकारी की डायरी कैसे भरें अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जानकारी में यदि कोई कमी आपको लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। आप यदि कमेंट करते हैं तो मुझे अगले वीडियो के लिए हौसला मिलता है, तो आप कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अन्य साथियों तक शेयर करें ताकि यह जानकारी सभी साथियों तक पहुंच सके। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको निर्वाचन से संबंधित प्ले लिस्ट में सारे वीडियोज प्राप्त होंगे जो सामग्री प्राप्ति से लेकर सामग्री जमा करने तक की सारी जानकारी आपको प्रदान करेंगे। तो विनम्र अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों तक इसे शेयर अवश्य करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। लोकसभा निर्वाचन संबंधी जानकारी कंटिन्यू रहेगी। आगे की जानकारियां हम अगले वीडियो में देखेंगे। यदि सारी जानकारी एक वीडियो में दी जाए तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अतः लोकसभा निर्वाचन 2024 संबंधी समस्त जानकारियां आपको विभिन्न भागों में प्राप्त होंगी। सभी प्रकार के प्रपत्र, सभी सावधानियां, सामग्री प्राप्ति से लेकर सामग्री जमा तक की संपूर्ण जानकारी आपको यहां पर प्राप्त होगी विभिन्न भागों में। निर्वाचन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। लोकसभा निर्वाचन संबंधी समस्त वीडियोज आप जरूर देखें। आपको इन वीडियोज से बहुत ही बड़ी हेल्प मिलने वाली है। आप इन वीडियोज को देखकर विभिन्न प्रकार के प्रपत्र और विभिन्न सामग्री, सावधानियां आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे। बने रहिए टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल के साथ और देखिए पूरा लोकसभा निर्वाचन 2024।